हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कैलाश सोलंकी। मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय के सोलंकी में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ बायोलॉजी की एक महत्वपूर्ण यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम जेनेटिक्स है और इसे हिंदी के अंदर आनुवांशिकी कहेंगे। बायोलॉजी ट्वेल्थ बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स से संबंधित 3 लेसन इंक्लूड किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो 5वां लेसन है अपना वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। इस पाठ से 5 अंक के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे और छठा जो पाठ है अपना वंशागति का आणविक आधार, उसमें से 6 अंक के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे और 7वां जो पाठ है विकास, इसमें से 3 अंक के क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछे जाएंगे। मोटे तौर पर देखेंगे अकेली जेनेटिक्स यूनिट से 14 अंक के क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आएंगे। तो आज हम जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, इसकी अपन शुरुआत करेंगे। 5 अंक बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल ध्यान से आपको इस पाठ को समझना है और इसके जो क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छी तरह से एग्जाम के अंदर हल करना है। तो आज हम शुरुआत करते हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत की। ये ध्यान रहे, ये 5वां लेसन है बुक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये तीनों लेसन जेनेटिक्स से संबंधित है। तो अपन सबसे पहले जेनेटिक्स की बात करते हैं कि जेनेटिक्स आखिरकार होती क्या है। तो ये जो जेनेटिक्स जो शब्द है, जो सबसे पहले बेटसन ने दिया था, आपको इस साइंटिस्ट का नाम याद है? जेनेटिक्स टर्म था, ये जो शब्द था सबसे पहले बेटसन ने दिया था। और कब दिया था? तो 1905 के अंदर ये जेनेटिक्स शब्द आता है जो बेटसन द्वारा दिया गया। अब जेनेटिक्स कहेंगे किसेंगे तो दो चीज़ों की अपन जब स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन, दोनों के अध्ययन को ही हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो आनुवांशिकी किसे कहेंगे? हेरिडिटी को हिंदी में वंशागति बोलेंगे। वंशागति और विविधता, वेरिएशन का मतलब हो जाएगा विविधता। तो वंशागति और विविधता के अध्ययन को हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं या आनुवंशिकी कहेंगे। ये दो शब्दों का अध्ययन हम कर रहे हैं, इन दोनों शब्दों को अपन डिटेल से समझेंगे। तो वंशागति और विविधता के अध्ययन को ही जेनेटिक्स कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद रखनी। अब ये वंशागति क्या होती है, विविधता क्या होती है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वंशागति की। वंशागति क्या होगी? हम जानते हैं कोई भी जो लक्षण होगा वो जनक से संतति के अंदर पहुंचता है। तो जनक से कोई भी लक्षण संतति के अंदर पहुंचता है, या फिर अपन ये बात कहें कि एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी के अंदर लक्षणों का पहुंचना, यही वंशागति है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर या अगली पीढ़ी के अंदर लक्षणों का पहुंचना, या फिर जनक से लक्षण संतति के अंदर पहुंचते हैं, इस चीज को अपन वंशागति के नाम से जानते हैं। तो ये लक्षण कैसे पहुंचते हैं उसका अध्ययन वंशागति कहलाएगा। दो शब्द याद रखना, जनकों से लक्षण संतति के अंदर पहुंचना, और दूसरी चीज है कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, जैसे दादा से करेक्टर पिता के अंदर, पिता से करेक्टर पुत्र के अंदर, तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर लक्षणों का पहुंचना वंशागति है। ये दो शब्द केवल आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे वंशागति के अंतर्गत बस। उसके बाद में वेरिएशन की बात करते हैं कि विविधता क्या है। अब विविधता की अगर अपन बात करेंगे तो विविधता के अंदर अपन देखते हैं कि भाई एक जनक और जो उसकी संतति है वो आपस में एक बिल्कुल सेम नहीं होगी। जनक और संतति दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, उनके बीच में कुछ फर्क है, कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। यही विविधता कहलाएगी। या फिर अपन कहेंगे कि एक जनक के बहुत सारी संतति है, 3-4 संतान है, इन सबके अंदर एक ही जनकों से उत्पन्न होने वाले जो संतति है उनके बीच में भी वेरिएशन है। तो ये जो वेरिएशन है या ये जो विविधता है, ये वेरिएशन है, ये क्यों आया है, इन तमाम प्रश्नों का आंसर भी अपन इस चैप्टर के अंदर देंगे। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, वंशागति और विविधता। वंशागति के अंतर्गत लक्षण जनक से अपनी संतति के अंदर पहुंचते हैं, और या फिर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर लक्षणों का पहुंचना वंशागति कहलाती है। और जनक और संतति के लक्षण आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, और साथ ही साथ जो सहोदर होंगे, एक ही जनकों से उत्पन्न जो संतानें होंगी वो सहोदर कहलाएंगे, उनके भी लक्षण आपस में मिलते पूरी तरह से नहीं मिलते। ये जो लक्षणों का नहीं मिलना है वो विविधता कहलाएगी। और बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर अपन वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं? आनुवंशिकी के नाम से। तो शायद आपको आनुवंशिकी की परिभाषा, डेफिनेशन अच्छी तरह से याद हो गई होगी। अब बात आती है कि भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर पहुंचता है।
तो वो जो आनुवांशिक लक्षण है उसका विकास होने का या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई आनुवांशिक लक्षण कब बनेगा, जैसे मटर की बात करें तो मटर के अंदर हाइट है, पुष्प का रंग है, बीज का आकार है, ये सारे के सारे आनुवांशिक लक्षण है। अब ये जो आनुवांशिक लक्षण है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे बनते हैं, उसके लिए दो शर्त होनी चाहिए। एक तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उस लक्षण का जीन होना चाहिए, एक जीन होना चाहिए। यदि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस जीव के अंदर वो जीन है जिसकी वजह से वो आनुवांशिक लक्षण बनेगा, तो डेफिनेटली वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और एक्सप्रेस करने के बाद में उस जीन से वो आनुवांशिक लक्षण बनेगा। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि उस आनुवांशिक लक्षण का एक जीन उस जीव के अंदर होना जरूरी है। दूसरी बात करें कि वो जो जीन जो होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला हो, जीन अपने आप को क्या करता हो, एक्सप्रेस करता हो। अभी नया शब्द एक्सप्रेस क्या होगा, जीन अपने आप एक्सप्रेस का मतलब है वो जीन अनुकूल परिस्थितियों के अंदर एक्सप्रेस होगा और एक्सप्रेस होने के बाद में वो लक्षण बनाएगा। अगर कोई जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता, किसी कारणों की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो तो वो लक्षण उस जीव के अंदर नहीं बनेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन का जो गुण है हम छठे लेसन के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक जीन जो डीएनए है उससे एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से किस प्रकार का वो प्रोटीन बनेगा। तो वो जो एक्सप्रेस की पूरी प्रोसेस है हम 6 लेसन के अंदर उसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि किसी भी जीव के अंदर आनुवांशिक लक्षण या जेनेटिकल कैरेक्टर के डेवलपमेंट की क्या क्या शर्तें हैं। तो एक चीज तो है कि ये उसके अंदर वो जीन होना चाहिए और उसके बाद में वो जो जीन है वो अपने आप को क्या करता हो, एक्सप्रेस करता हो और एक्सप्रेस करने के बाद में उस जीन लक्षण बनाता है। अब किसी भी जीव के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए उसके अंदर सुइटेबल कंडीशन होना चाहिए, अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। यदि वो अनुकूल परिस्थितियां है, सुइटेबल कंडीशन है, तो वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। अब कौन कौन से सुइटेबल कंडीशन हो सकते हैं, तो सुइटेबल कंडीशन दो हो सकती है। एनवायरमेंटल, तो यदि जीव का अंदर का एनवायरमेंटल उस जीन को एक्सप्रेस कराने में मदद करता है, यदि उस जीव के शरीर के अंदर का वातावरण सही है और ताकि वो आसानी से एक्सप्रेस कर सके, और इसके अलावा जीव के शरीर का बाहर का वातावरण भी उस जीन को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। तो किसी भी जीन के एक्सप्रेस करने में दो सूटेबल कंडीशन होगी, इंटरनल एनवायरमेंटल को आप जीव के शरीर के अंदर का वातावरण या फिर जीव के शरीर के बाहर का वातावरण, ये दोनों वातावरण मिलकर उस जीन का एक्सप्रेस करवाते हैं और एक्सप्रेस होने के बाद में एक इम्पोर्टेंट लक्षण बनता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि भाई ये जो अपन बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जीन होना चाहिए, तो वो जीन आया कहाँ से। तो हमने पहले ही बात की है कि वो जो जीन है वो जनकों के अंदर बनेंगे युग्मक, और युग्मक की सहायता से अपन जानते हैं कि नर युग्मक व मादा युग्मक, ये नर युग्मक और फीमेल के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट या मादा युग्मक। तो जनकों में ये युग्मक बनते, दोनों युग्मक में जब निषेचन क्रिया होगी तो निषेचन क्रिया द्वारा युग्मनज बनेगा। युग्मनज एक कोशिका है जिसके अंदर जनकों से वो जीन आए हैं, मेल गैमेट तथा फीमेल गैमेट के रूप में, या मेल गैमेट या फीमेल गैमेट के माध्यम से वो जीन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आए, और ये युग्मनज अपन जानते हैं कि आगे चलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। तो वो जो जीन आए हैं वो अपने जनक से आए। तो अगर आपको पूछे कि भी जीन कहाँ से आए हैं, तो जीन अपने जनकों से संतति के अंदर पहुंचते हैं, और किसके माध्यम से आए हैं, ये युग्मकों के माध्यम से वो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जीन आते हैं। उसके बाद में वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता हो, एक्सप्रेस जब होगा तो वो अपने लक्षण, जिस लक्षण का वो जीन है वो लक्षण उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बन जाएंगे। एक्सप्रेस कराने के लिए उस जीन के अंदर सूटेबल कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। वो कंडीशन जीव के अंदर का वातावरण हो सकता है या फिर उसका बाहरी वातावरण हो सकता है। तो ये एक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आनुवांशिक लक्षण के डेवलपमेंट के कुछ शर्तें हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह से याद रखना है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, अगर जेनेटिक्स के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर है कि कौन कौन से साइंटिस्ट इसके साइंटिस्ट का जेनेटिक के डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी योगदान है, तो हम यहाँ 3-4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका थोड़ा बहुत आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि छोटी क्लासों के अंदर इन वैज्ञानिकों का नाम हमने बहुत ही अच्छी तरह से सुना है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। आपने ग्रेगोर जॉन मेंडल का नाम अच्छी तरह से सुना होगा, इसको अपन फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो ग्रेगोर जॉन मेंडल को कहेंगे। अब क्यों कहेंगे, इन्होंने क्या क्या काम किए थे, इस लेसन के अंदर इनको बहुत डिटेल से हम अपने को पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लासों के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे मेंडल को,
तो फिलहाल आपको मोटे मोटे तौर पर एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ जो जेनेटिक्स है वो मेंडल है। चलो दूसरी चीज़ बात करके फिर जो मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो कौन से पौधे पर किए थे, तो ये आपको याद होगा, छोटी क्लासों में बहुत ही बार दिया भी हुआ है और आपको पता भी होगा। पाइसम सटाइवम, जो नॉर्मल जो मटर है जिसको अपन खाने के अंदर यूज़ करते हैं सब्जी के अंदर, तो वो जो पाइसम सटाइवम है उसके ऊपर ग्रिगोर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मेंडल के जो पाइसम सटाइवम पे जो प्रयोग थे वो हाइब्रिडाइजेशन पर आधारित थे। हाइब्रिडाइजेशन संकरण प्रोसेस के ऊपर ये प्रयोग आधारित थे। क्या होगा संकरण, कैसे इन्होंने संकरण करवाया था, ये सारी बातें हम अगली क्लासों के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये 3 बातें मेंडल के बारे में याद रखनी है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाएंगे, उन्होंने अपना कार्य पाइसम सटाइवम मटर के पौधे पर किया था और उनके जो प्रयोग का जो आधार था वो संकरण प्रयोग थे। उन्होंने मटर के पौधे में बहुत सारे संकरण प्रयोग करके कुछ रिजल्ट दिए थे। चलो सर, नेक्स्ट फेमस साइंटिस्ट की बात करें जेनेटिक्स के, डब्ल्यू बेटसन है। इनको अपन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाएगा। आधुनिक जो आनुवांशिकी है उनको, उनका जो जनक है वो बेटसन को कहा जाता है, मॉडर्न जेनेटिक्स। इनके बारे में ये ध्यान रखना, आधुनिक जो आनुवांशिकी को आगे ले जाने का जो श्रेय था वो बेटसन ने दिया था। और बेटसन ने बहुत सारे शब्द दिया था, जैसे हमने अभी देखा था कि जो जेनेटिक्स जो शब्द है वो बेटसन द्वारा दिया गया है। इसके अलावा एलील है, एलील आगे आएगा, एलील क्या होंगे अपन पढ़ेंगे, तो एलील शब्द है। इसके अलावा होमोजाइगस, हिटेरोजाइगस, ये जो सारे शब्द है वो भी किसके द्वारा दिए गए थे, बेटसन के द्वारा दिए गए थे। तो ये बातें आपको बेटसन की याद रखनी, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है। फिर टी.एच. मॉर्गन का भी जेनेटिक्स के अंदर बहुत ही बड़ा योगदान है। तो इन्होंने बहुत ही प्राणियों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, अधिकांश पौधों पर एक्सपेरिमेंट हुए थे पहले, लेकिन बाद के अंदर प्राणियों पर भी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल का मतलब प्रयोगात्मक आनुवांशिकी के जो पिता है वो टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। और इनके बारे में आपको याद रखना है कि मॉर्गन ने जो अपना जो वर्क किया था फल मक्की पे किया था, फ्रूट फ्राई, जो फल मक्की है उसके ऊपर अपना प्रयोग किए थे और जिसको अपन ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं। तो मॉर्गन ने जो अपने प्रयोग किए थे वो कौन से जीव पर किए थे, फल मक्की, जिसे हम ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टी.एच. मॉर्गन ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई थी। एक तो लिंकेज की खोज की थी, सहलग्नता और पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन। ये जो दोनों शब्द हैं क्या होंगे, इनकी जो खोज थी वो किसके द्वारा की गई थी, टी.एच. मॉर्गन द्वारा की गई थी। और इन शब्दों को अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो टी.एच. मॉर्गन के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी, इनको अपन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहेंगे। इन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया था और साथ ही साथ लिंकेज और जो रिकॉम्बिनेशन है इनकी जो खोज की थी वो भी किसने की थी, टी.एच. मॉर्गन ने की। चलो सर, नेक्स्ट अपन बात करें ए गेरॉड की, तो इनका भी जेनेटिक्स के अंदर बहुत ही योगदान है और स्पेशल ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर इनका ज़्यादा योगदान है। तो इसको अपन फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी कहेंगे। ये आपको एक शब्द याद रखना। अब ने 4 साइंटिस्ट पढ़े हैं, चारों के बारे में स्पेशल वो कहीं न कहीं किसी टॉपिक के फादर है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें, मैं यहाँ शब्द लगा देता ह्यूमन जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जो ह्यूमन जेनेटिक्स है वो कौन है, ए गेरॉड है। और इन्होंने एक डिसऑर्डर है मनुष्य के अंदर, एलकेप्टन्यूरिया। तो एलकेप्टन्यूरिया जो डिसऑर्डर है उनका सबसे पहले जो खोज की थी वो गेरॉड ने की थी। तो एलकेप्टन्यूरिया ये फर्स्ट डिस्कवर्ड डिसऑर्डर है। तो आपको याद रखना कि डिसऑर्डर जो पहला डिसऑर्डर जो खोजा गया था एलकेप्टन्यूरिया, वो किसने खोजा था, तो ए गेरॉड ने खोजा था। चलो सर, नेक्स्ट हम ये मेजर साइंटिस्ट हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जेनेटिक्स शुरुआत करने से पहले हमें कुछ शब्दावली पढ़नी है। शब्दावली कौन सी है, कुछ टर्मिनोलॉजी।
टर्मिनोलॉजी का मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें लास्ट तक इस लेसन के अंदर काम में आएंगे, तो उन शब्दों को अपने को अच्छी तरह से याद करना है। तो टर्मिनोलॉजी, हम शब्दावली की शुरुआत करते हैं। टर्मिनोलॉजी, आपको टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी तरह से समझनी है। अगर ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई तो जेनेटिक्स समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले जो शब्द या टर्म की जो बात करें है वो लक्षण। कोई भी लक्षण क्या होगा, तो किसी भी जीव के अंदर जो जीन होता है, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी करेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जीन होना बहुत जरूरी है। ये जो जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वो लक्षण बनाता है। तो अब ये जो लक्षण क्या हो सकता है, या तो वो मॉर्फोलॉजिकल या आकारिकी एक्सप्रेशन हो सकता है, आपको बाहर से दिखाई देगा, या पर वो फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। तो लक्षण मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। किसी भी जीन के एक्सप्रेशन से ही लक्षण बनता है। जैसे अपन बात करेंगे कि जैसे मटर की मैं बात करूँ तो मटर के अंदर जो हाइट है, जैसे मटर के अंदर जो पौधे की लंबाई है, पौधे की लंबाई अपने आप में एक करेक्टर है। दूसरी बात करें, जैसे फूल का रंग है या पुष्प का रंग है, तो पुष्प का जो रंग है वो अपने आप में एक करेक्टर है। अब किसी भी जीन के एक्सप्रेशन से बना होगा। पौधे की लंबाई का अलग जीन होगा और उस मटर के अंदर पुष्प के रंग बनाने वाला जो जीन होगा वो अलग होगा। पुष्प का रंग है, बीज का आकार है, तो ये सारे के सारे जो होंगे वो लक्षण है, बीज का आकार है। मनुष्य के अंदर बात करेंगे तो आंखों का रंग है और बहुत सारे हाइट है। जितने भी लक्षण आपको बाहर से विजिबल है, सब दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे जीन द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। तो अपन यहाँ मटर की पौधे की बात करें तो पौधे की लंबाई है, पुष्प का रंग है, बीज का आकार है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लक्षण। आपको ध्यान रखना है, लंबाई का अलग जीन है, रंग का अलग जीन है और बीज के आकार का अलग। हर लक्षण का अलग अलग जीन होता है। कुछ अपवाद भी हैं, उनको अपन बाद में देखेंगे। उसके बाद में एक नेक्स्ट जो शब्द आता है वो विशेषक कहलाएगा। अब जो विशेषक क्या हो जाएगा, तो मैं अगर एक शब्द में बात करूं तो लक्षण के विभिन्न रूप, एक ही या एक लक्षण के विभिन्न रूप को अपन ट्रेट या विशेषक बोलेंगे। ये शब्द आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। एक लक्षण के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ करेक्टर जो होंगे वो ट्रेट कहलाएंगे। जैसे कैसे, जैसे अपन बात करें कि मैं पौधे की लंबाई की बात कर रहा हूँ, मटर के अंदर एक लंबाई अपने आप में क्या है, एक करेक्टर है, लक्षण है। अब इस लक्षण के दो डिफरेंट फॉर्म मटर के अंदर देखने को मिलेंगे। कुछ मटर के पौधे जो हाइट के अंदर वो होंगे, लंबे होंगे, वो हाइट के अंदर पौधे लंबा है, टॉल पौधे हैं। और कुछ मटर के पौधे जो हाइट के अंदर छोटे होंगे, बौने होंगे। तो लंबा और जो बौना है वो इस लंबाई के तने की लंबाई या पौधे की लंबाई के दो ट्रेट है। ध्यान रखना, ये जो तने की जो लंबाई है अपने आप में क्या है, लक्षण है। और इस लक्षण के दो डिफरेंट फॉर्म है, लंबा और बौना। तो लंबा और बौना अपने आप में ये दोनों क्या है, ये ट्रेट है या विशेषक है। इस शब्द को या इस टर्म को आपको अच्छी तरह से समझना। जैसे अपन बात करें पुष्प के रंग की बात करें, तो जो पुष्प का रंग है वो अपने आप में क्या है, करेक्टर है। ये मटर के पौधे का एक स्पेशल करेक्टर है और पुष्प का रंग अपने आप में करेक्टर है। इस करेक्टर के दो अलग अलग फॉर्म है। मटर के अंदर कुछ मटर के पौधे ऐसे होंगे जिसके अंदर बैंगनी पुष्प लगते हैं और कुछ मटर के पौधे ऐसे होंगे जिनके अंदर सफेद पुष्प लगते हैं, बैंगनी और सफेद पुष्प। तो पुष्प का रंग अपने आप में लक्षण है और इस लक्षण के दो विभिन्न रूप बैंगनी तथा सफेद है। तो ये दोनों शब्द लक्षण और ट्रेट के अंदर आपको फर्क आना चाहिए। जहाँ लक्षण किसी भी जीन के द्वारा कोई भी जीन एक्सप्रेस होकर लक्षण बनाता है, जैसे पौधे की लंबाई है, पुष्प का रंग है, बीज का आकार है, ये सारे के सारे लक्षण है। अब किसी लक्षण के एक या इससे ज्यादा रूप हो सकते हैं। जैसे मटर की पौधे की बात करें तो मटर के अंदर जो पुष्प का रंग है वो अपने आप में करेक्टर है और इस करेक्टर के दो विशेषक है, एक बैंगनी है और एक सफेद है। उसी प्रकार अगर अपन लंबाई की बात करें तो लंबाई अपने आप में एक लक्षण है, जबकि मटर के अंदर जो लंबा और जो बौनापन है वो उस लंबाई या उस लक्षण के दो विशेषक है। चलो सर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीन की। हम जीन की बात करते हैं कि
जीन क्या होगा, तो किसी भी जीव के अंदर जो लक्षणों का जो निर्धारण है या जो लक्षणों के निर्माण है वो किसकी वजह से होगा, जीन की वजह से होगा। कहाँ पे होंगे, तो ये डीएनए पर होते हैं। तो डीएनए का भाग है, जीन क्या है, डीएनए का भाग है जो किसी लक्षण की अभिव्यक्ति करता है। बिल्कुल ध्यान से आपको टर्म समझने हैं ताकि आपको जेनेटिक्स बहुत ही आसानी लगे। तो डीएनए का भाग है जो किसी भी लक्षण के क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। हर लक्षण के लिए अलग अलग जीन, डीएनए पर अलग अलग जीन या उनकी लोकेशन अलग अलग होती है। तो डीएनए का वह भाग जो लक्षण की अभिव्यक्ति करता है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। जीन को अपन आनुवांशिकी या वंशागति की इकाई भी बोलते हैं। तो ये आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन याद रखना कि वंशागति की इकाई कौन है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। तो वंशागति की इकाई है वो जीन होगी। उसके बाद में ये जीन आते कहाँ से हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मैंने पहले ही बताया कि ये जनकों से संतति के अंदर पहुंचते हैं। जनकों से संतति के अंदर ये जीन आते हैं कि भाई कोई भी जनक है वो अपनी संतति के अंदर इन जीन को पहुंचाता है। कौन से माध्यम द्वारा पहुंचाता है, तो याद रखना है माध्यम कौन सा हो जाएगा, युग्मक। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों अपने अपने जो जनक है वहां से जो उन जीनों को लेकर आएंगे और उनको वो संतति के अंदर पहुंचा देते। तो ये लाइन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि भाई जीन कहाँ से आता है, तो ये जनकों से संतति के अंदर पहुंचते हैं। और कौन से माध्यम द्वारा ये पहुंचते हैं, तो ये युग्मकों के माध्यम से पहुंचते हैं। और अब संतति के अंदर ये जीन पहुंच गए और संतति के अंदर ये जीन आने के बाद में ये संतति के अंदर उस विशेष लक्षण की अभिव्यक्ति करते हैं। जिस लक्षण का वो जीन है उस लक्षण की अभिव्यक्ति उस संतति के अंदर होती है। बहुत ही अच्छी से ये तीनों टर्म आपको अच्छी तरह से समझने हैं कि जो जीन होंगे वो लक्षणों से संतति के अंदर पहुंचते हैं, जनकों से संतति के अंदर पहुंचते हैं। और जनकों से संतति के अंदर पहुंचने का जो माध्यम होगा वो कौन सा हो जाएगा, युग्मक होगा। जैसे ही संतति के अंदर वो जीन आ गया है फिर उस संतति के अंदर भी वो उस लक्षण की अभिव्यक्ति करता है। चलो सर नेक्स्ट अपन बात करें। अब ये जो जीन है कहाँ पर स्थित होंगे, तो ये डीएनए पर होते हैं। और डीएनए हमेशा कहाँ पर स्थित होता है, गुणसूत्र के अंदर। तो गुणसूत्र पर उपस्थित। तो एक लाइन में याद करें कि जीन कहाँ पे होंगे, तो ये जो जीन होंगे वो गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे। जैसे ये कोई एक गुणसूत्र में बनाओ, इस गुणसूत्र के अंदर अपन डीएनए की बात करें, ये जैसे इसके अंदर अपन एक डीएनए बनाते, ये डीएनए बना। अब ये जैसे यहाँ से लगाकर ये एक कोई जीन है, कोई एक अलग लक्षण बना रहा है। यहाँ से लगाकर ये वाला कोई एक अलग जीन है, ये कोई दूसरा लक्षण बना रहा है। तो यहाँ से लगाकर ये कोई तीसरा जीन है। तो इस प्रकार वो गुणसूत्र पर डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है वो जीन कहलाता है। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना कि गुणसूत्र पर तो जीन होंगे वो गुणसूत्र पे उपस्थित होंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जीन और डीएनए एक ही है। और डीएनए का छोटा सा जो सेगमेंट होगा जो किसी विशेष लक्षण की अभिव्यक्ति करता है वही क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। अब अगर अपन जब बात करेंगे अगर अपन गुणसूत्र पर डीएनए की बात करें या जीन की बात करें, तो एक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना कि अगर अपन यहाँ पर जेनेटिक्स के अंदर डीएनए को डॉट के रूप में दर्शाते हैं, जैसे ये एक कोई जीन है, ये जैसे हाइट बना रहा है, उसी प्रकार एक दूसरा जैसे जीन है ये वाला, ये जैसे पुष्प का रंग बना रहा है, ये जैसे कोई जीन है वो बीज का आकार बना रहा है। तो ये अपने आप में एक विशेष गुणसूत्र में एक विशेष स्थान पर ये जीन स्थित होते हैं। ठीक है, तो वो उसका एक लोकस फिक्स होगा, वो उसका स्थान फिक्स होगा। तो जीन को हम यहाँ पर जब भी रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, आपको ध्यान रखना। तो जीन के बारे में क्या क्या बात याद रखनी, डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण की अभिव्यक्ति करता है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। साथ ही साथ ये वंशागति की इकाई है। और जीन कहाँ से आएंगे, तो जनकों से युग्मकों के माध्यम से संतति के अंदर पहुंचते हैं और संतति के अंदर पहुंच के वो लक्षणों की अभिव्यक्ति करते हैं। जो जीन होंगे वो गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे, उनकी जो लोकेशन होगी वो फिक्स होगी। ये हाइट का जीन है तो हमेशा यहाँ पर ये हाइट का जीन ही रहेगा। ये आपको थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना है।
और अगर अपन जेनेटिक्स के अंदर अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो ये गुणसूत्र बनाएंगे, तो इसमें से डॉट के रूप में इन गुणसूत्र या सॉरी इन जीन का रिप्रेजेंट हम गुणसूत्र पर करेंगे। चलो सर, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये हो गई जीन की बात। नेक्स्ट जो शब्द हैं वो एलील है, युग्म विकल्पी है। ये आपको अच्छी तरह से समझना है, एलील बार बार शब्द पूरे पार्ट के अंदर आएगा। तो जीन के डिफरेंट फॉर्म, इसके डिफरेंट फॉर्म, कोई भी जीन है, जीन के जो डिफरेंट फॉर्म है उसको अपन एलील के नाम से समझते हैं। जीन के डिफरेंट फॉर्म, जैसे पिछली थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भाई जो लक्षण के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, किसी करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म जो होंगे उसको अपन किस नाम से जानते हैं? ट्रेट के नाम से जानते हैं। किसी करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म जो होंगे वो किस नाम से जानते हैं? ट्रेट के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार कोई जीन है, उसके अगर जो डिफरेंट फॉर्म है तो उस डिफरेंट फॉर्म को अपन एलील के नाम से जानते हैं। जैसे ये एक गुणसूत्र है, दोनों समजात गुणसूत्र में बना रहा हूं, यहां पर मैंने दो गुणसूत्र बनाए, समजात गुणसूत्र। यहां पर हम जानते हैं कि हाइट का जीन है, यहां पर भी ये दोनों समजात गुणसूत्र हैं। तो आपको ये थोड़ा समझना है कि यहाँ पर अगर हाइट का जीन है तो दूसरी जोड़ी का जो दूसरा गुणसूत्र है उसके ऊपर भी यहाँ पर हाइट का जीन ही होगा। जैसे अगर अपन बात करें कि यहाँ पर समजात गुणसूत्र पर पुष्प के रंग का जीन है, तो इसके दूसरा जोड़ी का जो दूसरा गुणसूत्र ऊपर होगा उसके ऊपर भी सेम जीन वो होगा, वो भी पुष्प के रंग से संबंधित होगा। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर एक समजात गुणसूत्र बनाया, तो पहले तो आपको समजात गुणसूत्र का मतलब आना चाहिए। समजात गुणसूत्र क्या होगा कि गुणसूत्रों का वह जोड़ा जिस पर समान जीन पाए जाते हैं। अगर हाइट का जीन इस पर है तो इस पे भी उसी लोकस पर हाइट का जीन होगा। यदि पुष्प के रंग का जीन है तो उसी लोकस पर उसकी जोड़ी के दूसरे गुणसूत्र पे भी वो जीन होगा, तो वो समजात गुणसूत्र कहेंगे। अब यहाँ पर जैसे अपन मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई के दो फॉर्म हो सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर बाद पहले हमने स्पष्ट किया था कि तने की जो लंबाई है मटर के अंदर, तो तने की लंबाई के संबंध में दो बातें आती है। उसके ट्रेट कौन कौन से? एक तो लंबा हो सकता है और या फिर वो कैसा हो सकता है? बौना हो सकता है। तो लंबाई का जो करेक्टर है उसके दो ट्रेट है, लंबापन और बौनापन। तो अब अपन जानते हैं कि जो लंबाई है, जो करेक्टर है, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो जीन के द्वारा होगा। अब जो लंबापन जो निर्धारित होगा वो एक एलील है, वो कैपिटल टी। जो कैपिटल टी है वो लंबाई के लिए, लंबेपन के लिए है, जबकि जो स्मॉल टी है ये जो है वो बौनेपन के लिए। ये अपने समयुग्मजीय अवस्था के अंदर बौनापन देगा और ये अपनी समयुग्मजीय अवस्था के अंदर लंबापन देता है। तो ये जो टी है ये भी लंबाई दे रहा है, और भले वो पौधे को लंबा बना रहा, और स्मॉल टी है ये भी लंबाई से संबंधित है, भले वो बौनापन बना रहा। ये आपको थोड़ा समझना है। जैसे एक और बात करते हैं, जैसे अपन बीज के आकार की बात करें, तो बीज का जो आकार है, बीज का आकार अपने आप में क्या है? करेक्टर है। तो इसका जो निर्धारण करेगा वो कौन कहलाएगा? जीन कहलाएगा। अब मटर के अंदर बीज के आकार दो हो सकते हैं, या तो वो गोल होगा बिल्कुल, या फिर वो मटर थोड़ा झुर्रीदार होगा, सरफेस उसकी जो झुर्रीदार होगी। ठीक है, तो ये जो गोल, वह जीन जो गोल या उस बीज का जो शेप है वो गोल दे रहा है, वो आर है। और यहाँ पर जो झुर्रीदार जो शेप देगा वो स्मॉल आर। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर क्यों लिख रहे हैं इसको अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि एक जीन के दो अलग अलग रूप हो सकते हैं। वही जीन का, एक जीन का वो रूप जो गोल बीज बना रहा हो और उसी जीन का दूसरा रूप जो झुर्रीदार बीज बना रहा हो, तो ये एलील है अपने आप में और ये इसका एलील है। ये दोनों एलील एक ही जीन के जो बीज के आकार से संबंधित है। ये जो दोनों एलील है टी और स्मॉल टी, ये दोनों एलील एक जीन के ही है, और वो जो जीन है वो किसका है? लंबाई का। तो इसका तय रहेगा कि ये भी लंबाई से संबंधित है और स्मॉल टी भी किससे संबंधित है? लंबाई से संबंधित है। तो शायद आपको ये एलील शब्द समझ में आ गया होगा कि एक ही जीन के डिफरेंट जो फॉर्म होंगे, अलग अलग जो फॉर्म है वो क्या कहलाएंगे?
एलील के नाम से जानते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलो सर, नेक्स्ट बात करें अपन समयुग्मजी की। नेक्स्ट जो अपना शब्द है समयुग्मजी, तो होमोजाइगस समझने से पहले अपने को हैप्लॉइड सेल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिसको अपन अगुणित सेल या द्विगुणित सेल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अपन हैप्लॉइड सेल के बारे में बात करेंगे। तो जो हैप्लॉइड सेल होगी, हैप्लॉइड सेल क्या होगी उसके बारे में अपन समझते हैं कि हैप्लॉइड सेल क्या है। वन एलील ऑफ एक करेक्टर, किसी भी सेल के अंदर यदि एक करेक्टर का एक ही एलील उपस्थित है तो उसको अपन हैप्लॉइड सेल या अगुणित सेल कहें। हिंदी के अंदर अपने को ये याद रखना है, इसको अगुणित कोशिका या एन कोशिका के नाम से भी जानते हैं। और यदि किसी करेक्टर के दोनों एलील उस कोशिका के अंदर उपस्थित है तो उसको अपन द्विगुणित कोशिका के नाम से जानते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझने की बात करेंगे कि एक एलील का क्या मतलब, जैसे ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये दोनों गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र। मैंने बताया था जोड़ी के दोनों गुणसूत्र समजात गुणसूत्र कहलाएंगे। इसको और थोड़ा अपन डिटेल से बात करें तो ये जैसे मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ, ये जैसे जोड़ी का एक गुणसूत्र है। जैसे ये दोनों जोड़ी के दोनों गुणसूत्र हैं, मैं इनको सेम आकार के बनाता हूँ। ये जैसे मैंने ये आकार बनाया, सेम इसके जोड़ी का जो दूसरा गुणसूत्र है। मैंने बताया था जब भी समजात गुणसूत्र है, जैसे यहाँ हाइट का जीन है तो इसकी जोड़ी के दूसरे गुणसूत्र पे भी किसका जीन होगा, हाइट का जीन होगा। यदि यहाँ पुष्प के रंग का जीन है तो इसकी दूसरी जोड़ी का जो गुणसूत्र है उसके ऊपर भी यहाँ पर किसका जीन होगा, रंग का जीन होगा। तो सेम जो जीन गुणसूत्र पर स्थित होंगे उन गुणसूत्रों को अपन यहाँ होमोलोगस कहेंगे। तो यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूँ, ये दोनों गुणसूत्र अपने आप में क्या है, समजात गुणसूत्र, अर्थात वे गुणसूत्र जिन पर समान प्रकार के जीन पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, समजात गुणसूत्र। अब जैसे किसी कोशिका के अंदर ये दोनों उपस्थित है, जैसे मैं हाइट का एलील की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसे टी है और यहाँ पर भी जो एलील है वो टी है, दोनों हाइट के ही है, टी ओ पी हाइट का है और टी भी हाइट का है, तो दोनों एलील यहाँ पर उपस्थित है। तो किसी भी कोशिका के अंदर एक करेक्टर के दोनों एलील है, करेक्टर कौन सा है, पौधे की लंबाई है, उसके दोनों एलील यहाँ पे उपस्थित है। जरूरी नहीं है कि दोनों कैपिटल टी हो गए, यहाँ स्मॉल टी भी हो सकता है या दोनों स्मॉल टी हो सकते हैं, तीन कंडीशन हो सकती है। या तो यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलेगा, या फिर ये हो सकता है कैपिटल टी एक पे स्मॉल टी होगा, या फिर दोनों पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। तो किसी भी गुणसूत्र पर जब करेक्टर के दोनों एलील उपस्थित हो, अर्थात दोनों समजात गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्र होंगे, तो उसको अपन डिप्लॉइड सेल के नाम से जानते हैं कि एक करेक्टर के दोनों एलील अगर उस कोशिका के अंदर है अलग अलग गुणसूत्र पे तो वो डिप्लॉइड सेल कहलाएगी। अगुणित की बात करेंगे तो अगुणित अब आप समझ गए होंगे। तो अगुणित की अगर मैं बात करूं तो अगुणित के अंतर्गत ये जैसे गुणसूत्र है, जोड़ी का केवल एक ही गुणसूत्र होगा और उस जोड़ी के एक गुणसूत्र पे वो एलील होगा, एक ही एलील है। अब चूंकि गुण जोड़ी का एक ही गुणसूत्र उपस्थित है तो वो एलील भी उस लंबाई का जो एलील है वो एक ही आएगा। तो वन एलील ऑफ करेक्टर जो होगा वो हैप्लॉइड सेल है, और किसी करेक्टर के दोनों एलील अगर उस सेल के अंदर मौजूद है वो सेल क्या कहलाएंगे, द्विगुणित। या शॉर्ट में अगर अपन गए तो जोड़ी के दोनों गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र है दोनों उपस्थित है, वो कौन से हो जाएंगे, द्विगुणित सेल। और जोड़ी में से कोई एक गुणसूत्र उपस्थित है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अगुणित कोशिका के नाम से जानते हैं। चलो सर, अब ये दोनों शब्द कॉन्सेप्ट समझने के बाद में अपन समयुग्मजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये शब्द बहुत बार बार आएगा कि समयुग्मजी क्या होगा। तो देखो, समयुग्मजी को समझने से पहले आपको ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल समझ में आनी जरूरी है। तो समयुग्मजी द्विगुणित जो सेल है या द्विगुणित अवस्था में एक लक्षण के दोनों एलील यदि समान है, तो यहाँ पर पहले तो मैं एक लाइन लिखता हूँ, द्विगुणित अवस्था में डिप्लॉइड स्टेज के अंदर द्विगुणित अवस्था दिमाग में लाओ कि समजात दोनों समजात गुणसूत्र स्थित हो। द्विगुणित अवस्था में एक लक्षण के दोनों एलील समान, एक लक्षण के
दोनों एलील समान हो, दोनों एलील क्या हो, समान। जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोनों एलील का मतलब क्या है, जैसे ये एक गुणसूत्र बनाया मैंने, ये दूसरा गुणसूत्र बनाया, ये दोनों समजात गुणसूत्र, ये जैसे एक कोशिका के अंदर उपस्थित है। अब मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर हाइट का जीन है और यहाँ पर भी हाइट का जीन, लंबाई का जीन है। अब वो लंबाई का जीन अगर यहाँ पर भी वो कैपिटल टी वाला है, एलील टी है, और यहाँ पर भी वो एलील टी है, ध्यान रहे एलील और जीन एक ही है, केवल वो जीन के अलग अलग रूप हो सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों एलील समान है, इस पे भी लंबाई टी है और यहाँ पर भी ये कैपिटल वाला है। जब दोनों एलील समान हो, जैसे ये कंडीशन, या फिर स्मॉल और स्मॉल टी हो, या फिर कैपिटल और कैपिटल आर हो, तो जब द्विगुणित अवस्था में, द्विगुणित अवस्था में लक्षण के दोनों एलील समान हो, तो उस कंडीशन को अपन कौन सी अवस्था के नाम से जानते हैं, समयुग्मजी अवस्था के नाम से जानते हैं। अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। समयुग्मजी, जैसे मैं आपके सामने ये लिख लूं कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, और ये किसी जीन पर उपस्थित, जैसे यहाँ पर ये कैपिटल डब्ल्यू है और यहाँ पर भी ये कैपिटल डब्ल्यू, ये पुष्प के रंग का संबंधित है, दोनों एलील समान है। तो जब दोनों एलील समान हो द्विगुणित अवस्था के अंदर, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, समयुग्मसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विषम युग्मजी की बात करें तो विषम युग्मजी, अब इसका उल्टा है। अब आपको समझ में आ गया कि विषम युग्मजी में क्या होगा कि द्विगुणित अवस्था में एक लक्षण के दोनों एलील असमान हो। जैसे ये दोनों समजात गुणसूत्र है, इसके ऊपर टी है तो इसके ऊपर स्मॉल टी है, तो समजात द्विगुणित अवस्था में एक लक्षण के दोनों एलील यदि असमान है या अलग अलग है, जैसे ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लोकेशन सेम है, एक ही लोकेशन पर हाइट के दोनों एलील समान है तो वो समयुग्मजी है, और उसी लोकेशन पर यदि हाइट के दोनों एलील अलग अलग है, एक कैपिटल टी वाला है एक स्मॉल टी वाला है, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, विषम युग्मजी के नाम से जानी जाती है। चलो उसके बाद में एक शब्द आता है लक्षण प्ररूपी। लक्षण प्ररूप क्या होगा, तो जो लक्षण प्ररूप होगा वो जिसको अपन फिनोटाइप के नाम से भी जानते हैं, फिनोटाइप, कोई भी जीव में लक्षण अपने को बाहर से दिखाई दे रहा है, जैसे पौधे की लंबाई है, बीज का आकार है, पुष्प का रंग है, तो बाहर से अगर वो जीन की अभिव्यक्ति या वो जीन की जो अभिव्यक्ति हमें दिखाई दे रही है, उसी को अपन लक्षण प्ररूप के नाम से जानते हैं। जैसे लंबा है, बौना है, गोल है, चूड़ीदार है, बाहर से अपन देख कर पता कर सकते हैं कि ये गोल गोल है, ये चूड़ीदार है, ये लंबा है, ये बौना है। बाहर से देखकर किसी भी जीव में लक्षण की जो बाहरी अभिव्यक्ति होगी वो लक्षण प्ररूप के नाम से जानी जाएगी। चलो नेक्स्ट बात करें अपन जीन प्ररूप की, तो अपन जानते हैं कि किसी भी जीव में लक्षण का जो जीनीय संगठन होगा, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये दोनों मिलकर पौधे की लंबाई देंगे, ये भी दोनों मिलकर पौधे की लंबाई दे रहे हैं, ये भी दोनों मिलकर पौधे की लंबाई दे रहे हैं। तो जीव में एक लक्षण का जो जीनीय संगठन होगा उसी को अपन जीन प्ररूप या जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। जैसे ये वाला, अगर ये मैं अभी बात करूँ तो ये अगर दोनों एलील समान है, कैपिटल आर और कैपिटल आर है, तो बीज का आकार कैसा होगा, गोल होगा। यदि मैं ऐसा लिखूँ कैपिटल एक एलील बड़ा है और एक एलील छोटा है, तो ये जो पौधा बनेगा उसके अंदर जो बीज होंगे वो कैसे आकार के होंगे, गोल आकार के होंगे। यदि स्मॉल और स्मॉल दोनों एलील स्मॉल वाले हैं, तब गोल आकार न बन के उस बीज का आकार कैसा बन जाएगा, चूड़ीदार बन जाएगा। तो ये जो जिस लक्षण का जो जीनीय संगठन है, अब गोल के दो जीनीय संगठन हो सकते हैं, कैपिटल और कैपिटल आर, आर वाला भी गोल बीज देगा, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला भी गोल बीज देगा, जबकि दोनों स्मॉल आर है तो वो कौन सा बीज देगा, जुड़ीदार बीज देगा। तो किसी भी जीव में लक्षण का जो जीनीय संगठन है उसको अपन जीन प्ररूप के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ मैं बात करूँ कि यदि दोनों कैपिटल टी वाले एलील आएंगे तो बिल्कुल जो पौधा होगा वो मटर का पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। यदि एक कैपिटल है और एक स्मॉल आ रहा है
तो इस कंडीशन के अंदर भी पौधे का जो लंबाई होगी वो लंबा होगा पौधे। लेकिन दोनों स्मॉल एलील आ रहे हैं, स्मॉल टी वाले एलील आ रहे हैं, तो जो मटर का जो पौधा होगा वो हाइट के अंदर क्या होगा, बौना होगा। अभी क्यों होगा उसको अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल आपको ये जीन प्रारूप शब्द समझ में आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रभावी का है, कि प्रभावी शब्द क्या होगा और अप्रभावी क्या होगा। तो प्रभावी जो होगा, जैसे अब देखो ऊपर वाले को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये बताओ कौन सी अवस्था है, तो समयुग्मजीय अवस्था है। ये बताओ कौन सी अवस्था है, विषमयुग्मजीय अवस्था है। तो ऐसा जीन जो समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय दोनों में अपना प्रभाव बताता, समयुग्मजीय में भी अपना प्रभाव बता रहा, ये जो कैपिटल वाला टी है वो समयुग्मजीय में भी अपना प्रभाव बता रहा है, और साथ ही साथ विषमयुग्मजीय कंडीशन में भी अपना प्रभाव बता रहा है। लेकिन मोटे तौर पे आपको याद रखना है, विषमयुग्मजीय में जो अपना प्रभाव बताता हो वो प्रभावी है। तो यहाँ पर ये दोनों, ये देखो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है। हम जानते हैं कैपिटल टी लंबे के लिए है जबकि स्मॉल टी बौने के लिए, लेकिन यहाँ पर केवल ये कैपिटल टी वाला ही अपना प्रभाव बता रहा। तो विषमयुग्मजीय अवस्था में जो अपना प्रभाव बताता है वो प्रभावी जीन है या फिर प्रभावी एलील है, जिसको अपन डोमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, और रिसेसिव किसे कहेंगे, जैसे इस विषमयुग्मजीय को आप ध्यान से देखो, बस यही आपको ध्यान रखना है, ये विषमयुग्मजीय कंडीशन है। विषमयुग्मजीय कंडीशन में अब कैपिटल टी वाला भी है और स्मॉल टी वाला भी है, लेकिन ये पौधा जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, यहाँ लंबा बनेगा। तो यहाँ पर ये कैपिटल वाला तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जबकि स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो जो विषमयुग्मजीय अवस्था में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो जीन या वो एलील क्या हो जाएगा, अप्रभावी एलील होगा। तो वो यहाँ पर जो अप्रभावी एलील है वो कौन सा हो जाएगा, स्मॉल टी। हाँ, लेकिन ये अगर स्मॉल वाला अगर अपन अपनी समयुग्मजीय अवस्था में है, जैसे ये दोनों स्मॉल टी है, तो समयुग्मजीय में अपना ये प्रभाव दिखा पाएगा। तो यहाँ पर ये जो पौधा होगा वो कैसा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। यहाँ पर ये जो पौधा होगा वो कैसा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। तो ये आपको थोड़े जो शब्द थे, टर्मिनोलॉजी थी, वो आपको अच्छी तरह से समझनी है। तो अब एक बार वापस अपन रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि एक बार वापस क्लियर हो जाए कि हमने आनुवंशिक की शुरुआत की थी, जो शब्द बेटसन द्वारा दिया गया था, और जिसके अंदर वंशागति और जो विविधता का जो अध्ययन करता है उसी को अपन जेनेटिक्स या आनुवंशिक के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि वंशागति क्या होती है। तो लक्षण अपने जनक से संतति के अंदर पहुंच रहे हैं, तो लक्षणों का अपने जनकों से संतति के अंदर पहुंचने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे, वंशागति कहेंगे। या फिर अपन कहेंगे भी जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी के अंदर पहुंच रहे हैं, जैसे दादा है, दादे के जो लक्षण है वो पिता के अंदर आ रहे हैं, पिता के जो लक्षण है वो कहाँ जा रहे हैं, पुत्र के अंदर है। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर पहुंचना क्या कहलाएगा, वंशागति कहलाएगा। फिर अपन वेरिएशन है, विविधता की बात करते हैं। तो एक जनक के जो लक्षण है वो संतति से बिल्कुल समान नहीं होंगे, अर्थात जो संतति है वो 100% अपन जनकों से नहीं मिलते, थोड़ी बहुत इनके अंदर भिन्नता होगी। एक ही जनक से उत्पन्न हुए सहोदर, मतलब भाई बहन है, वो भी आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो वो जो है वो विविधता कहलाती है। जीन तो सेम है, लेकिन अब वो विविधता आई है। जीन तो सेम ही आई है माता पिता से, लेकिन वो विविधता क्यों आई? तो विविधता और वंशागति का जो अध्ययन है वो जेनेटिक्स कहलाएगा। फिर अपन बात करते हैं कि किसी भी जीव के अंदर जेनेटिकल कैरेक्टर विकसित होने के क्या क्या दो शर्त है। तो दो ही शर्त है, एक तो उस आनुवंशिक लक्षण का क्या होना चाहिए, जीन होना चाहिए, और वो जीन क्या होना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे। तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर में ग्रोगर जॉन मेंडल थे, डब्ल्यू बेटसन थे, टी.एच. मॉर्गन थे और ए. गैरोट थे। तो सबके ये शब्द आपको याद रखना। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जन्म मेंडल है। मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता डब्ल्यू बेटसन है, और प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के पिता टी.एच. मॉर्गन है, और मानव जो आनुवंशिक है उसके जो पिता है वो ए. गैरोट। फिर हम जेनेटिक्स शुरुआत करने से पहले कुछ शब्दावली या टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने लक्षण की बात की थी कि जीन के एक्सप्रेशन से हमेशा क्या बनते हैं, लक्षण बनते हैं। वो लक्षण मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं या फिर फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं। जैसे पौधे की लंबाई है, पुष्प का रंग है, बीज का आकार है, तो लंबाई बनाने वाला जीन अलग होगा, रंग बनाने वाला जीन अलग होगा, बीज का आकार बनाने वाला जीन अलग होगा। तो इन सबके जीन उपस्थित होते हैं जो डीएनए पर पाए जाते हैं। चलो सर, उसके बाद अगर अपन विशेषक की बात करेंगे
तो एक लक्षण के विभिन्न रूपों को अपन किस नाम से जानते हैं? विशेषक के रूप में जानते हैं। जैसे पुष्प का रंग अपने आप में एक लक्षण है, और इसके दो रूप हो सकते हैं, बैंगनी कलर के पुष्प बन सकते हैं और सफेद कलर के भी पुष्प हो सकते हैं मटर के अंदर। तो ये जो पुष्प का जो रंग है वो बैंगनी और जो सफेद है, तो ये अपने आप में ट्रेट है। जैसे लंबाई के लिए लंबा हो सकता है, बौना हो सकता है, तो ये दोनों आपस में लंबा और बौना ट्रेट है, जबकि लक्षण कौन सा है? तने की लंबाई है। नेक्स्ट अपन बात करें जीन की, तो डीएनए का वो भाग जो किसी लक्षण की अभिव्यक्ति करता है, कोई नया लक्षण बनाता है, या जो कोई जीव के अंदर जो लक्षण बना रहा है वो डीएनए का एक भाग होता है, उसी को अपन जीन कहेंगे। जीन को हम वंशागति के इकाई के नाम से जानते हैं। अब ये संतान कहाँ कैसे आएंगे? तो ये अपने जनकों से संतति के अंदर पहुंचते हैं और युग्मकों के माध्यम से आते हैं। इसका जो परिवहन युग्मक करते हैं, जीनों का परिवहन किसके द्वारा होगा? युग्मकों के द्वारा होगा। नर युग्मक एक एलील नर युग्मक लेकर आएगा, दूसरा एलील मादा युग्मक लेकर आएगा, और वो संतति के अंदर उस लक्षण की अभिव्यक्ति करेगा। अब ये जो जीन होंगे वो गुणसूत्र पर स्थित होंगे, विशेष लोकेशन पर उपस्थित होती है। हर गुणसूत्र का अलग अलग जीन अलग अलग लोकस पर उपस्थित होगा, ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखें। उसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट युग्म विकल्पी, तो जीन के जो डिफरेंट फॉर्म है वो क्या कहलाएंगे? एलील कहलाएंगे। जैसे हाइट के दो एलील हो सकते हैं, एक कैपिटल टी हो सकता है, एक स्मॉल टी हो सकता है, तो हाइट के दो एलील है, तो ये जीन के दो डिफरेंट फॉर्म है। उसी प्रकार का अपन बीज के आकार की बात करें, तो बीज का आकार का जो निर्धारण वो जीन के द्वारा होगा, लेकिन जीन के दो रूप हो सकते हैं। गोल आकार देने वाला कैपिटल आर है, जबकि जुड़ीदार देने वाला कौन सा हो जाएगा? स्मॉल आर। एक जीन के जो डिफरेंट रूप है उसी को अपन एलील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें समयुग्मजी। समयुग्मजी पढ़ने से पहले अपने को हैप्लॉइड सेल का मतलब आना चाहिए कि भाई किसी करेक्टर का एक ही एलील अगर उस कोशिका में है, एक अर्थात यू कहेंगे उस समजात गुणसूत्र में से एक ही गुणसूत्र उसमें उपस्थित है तो वो हैप्लॉइड सेल होगी। और यदि समजात गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्र उस कोशिका के अंदर उपस्थित है तो वो डिप्लॉइड सेल कहलाएगी। समयुग्मजी किसे कहेंगे? द्विगुणित अवस्था में एक लक्षण के दोनों एलील समान है। जैसे एक गुण होमोलोगस गुणसूत्र पर कैपिटल टी है, दूसरे पर भी कैपिटल टी है। एक पे स्मॉल टी है तो दूसरे होमोलोगस गुणसूत्र पे भी स्मॉल टी है। तो जब द्विगुणित अवस्था में एक लक्षण के दोनों एलील समान होते हैं तो उस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं? होमोजाइगस के नाम से जानते हैं। हेटेरोजाइगस की बात करेंगे तो एक एलील के डिफरेंट फॉर्म, जैसे एक होमोलोगस गुणसूत्र पर स्मॉल टी सॉरी कैपिटल टी है तो दूसरे पे स्मॉल टी, ये तो दोनों एलील अगर असमान है तो उस अवस्था को अपन विषम युग्मजी। द्विगुणित अवस्था में एक लक्षण के दोनों एलील क्या हो जाएंगे? असमान। लक्षण प्रारूप की बात करें तो जीव में लक्षण की जो बाहरी अभिव्यक्ति होगी कि किसी भी जीन के द्वारा कोई लक्षण बन रहा है तो बाहर से वो कैसा दिख रहा है, जैसे लंबा है, बौना है, गोल है, झुर्रीदार है, तो उसको अपन लक्षण प्रारूप के नाम से जानते हैं। जीन प्रारूप की बात करेंगे तो उस लक्षण को बनाने में उसका जीनीय संगठन कौन सा, जैसे अभी मैंने बताया था कि कैपिटल आर और कैपिटल आर मिलकर गोल लक्षण बनाते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलकर गोल बना रहे, जबकि स्मॉल आर और स्मॉल आर मिलकर जोड़ीदार बना रहे। तो ये लक्षण है, इनको बनाने के लिए जीनीय संगठन कौन सा? तो ये जो जीनीय संगठन है दोनों एलील का कॉम्बिनेशन से बना हुआ, ये ध्यान रखना, एलील के कॉम्बिनेशन से जो संगठन बन रहा है वही जीन प्रारूप के नाम से जानते हैं। प्रभाव क्या होगा? दोनों एलील में से जो विषम युग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव बता रहा है, कि विषम युग्मजीय अवस्था में जो अपना प्रभाव बता रहा है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में ये वाला कैपिटल वाला अपना प्रभाव बता रहा है तो वो प्रभावी है, और जो अपना प्रभाव नहीं बता पा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? अप्रभावी होगा। तो ये सारे के सारे शब्दावली थी, आपको अच्छी तरह से समझनी है। अगली क्लास के अंदर हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।